हाँ भैया जी, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक आपको जेट में शायद हो सकता है मे बी 2 से लेकर 4 क्वेश्चन के बीच का मसाला दे सकता है। और वो कोई नया टॉपिक नहीं है, एक विशेष है ना क्या जाना पहचाना टॉपिक है जनन, जिसकी इंतज़ार कई दिनों से आप कर रहे थे। इसे अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। अब देखो बच्चों क्या होता है, मैं आपको प्रॉपर अनेक शब्दों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अर्थ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें देखो, इसमें एक शब्द आ रहा है री, इसमें क्या आ रहा है री, और इसके बगल में आ रहा है क्या, प्रोडक्शन दिख रहा है क्या। री का मतलब होता है पुनः और प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। समझ गए मेरी बात, कितना अच्छा शब्द आया है, रिप्रोडक्शन, पुनः उत्पादन अर्थात आगे पैदा करने की क्रिया। तो सुनो भैया, सजीवों का वह विशेष गुण जिसके द्वारा सजीव लक्षणों में अपनी जैसे संतान उत्पन्न कर दे, वो क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। आज मैं हूँ, मेरे ने क्या है कि 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों को ना क्या अगर कंपेयर करें तो लक्षणों में ना क्या है कि मेरे जैसे ना क्या है कि मैच करते होंगे। कैसे, उसके 2 हाथ हैं, मेरे 2 हाथ हैं, उसके 2 पैर हैं, मेरे 2 पैर हैं, उसकी 2 आँखें हैं, मेरी 2 आँखें हैं। आप समझने की कोशिश करें, मैं भी 2 पैर से चलने की कोशिश करता हूँ, वो भी 2 पैर से चलने की कोशिश करता है। आप समझ सकते हैं मेरी बात को। इसका मतलब अपने जैसे ही लक्षण पैदा किए अपन ने। ये नहीं है साहब ने क्या है कि मैंने ऐसा बच्चा पैदा कर दिया साहब जो 4 पैरों से चल रहा है, अपने पूँछ नहीं है उसके पूँछ है, अपने कान छोटे छोटे उसके कान जे बड़े बड़े हैं, ऐसा है क्या, नहीं। हर एक सजीव का विशेष गुण होता है वो अपने जैसी ही संतान पैदा करे, उसे क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। साक्षी समझ में आ गया। तो सजीवों का वह विशेष गुण जिसके द्वारा सजीव अपने जैसी संतान पैदा कर दे, वो क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। सजीवों का ही गुण होता है, निर्जीव का ये गुण नहीं है। अगर निर्जीव का गुण होता तो सब ने क्या है कि बहुत फ़ायदेमंद बात होती। ये मेरे पास एक है ना क्या है कि पैनल बोर्ड था, अब दूसरा नहीं है साहब, तो ये प्रजनन कर लेता तो मैं दूसरे को ऊपर लगा देता, आनंद आ जाता ना। एक कैमरे से 2 पैदा हो जाते, 2 से 4 पैदा हो जाते, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि सजीवों का ही एक विशेष गुण के अंतर्गत माना जाएगा। समझ जाएंगे। हाँ भैया जी, तो जैसे गुरुजी ने लिखाया था, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान संतति को उत्पन्न करते हो उसे प्रजनन कहा जाता है। फिर क्या लिखा है सर ने, भ्रूण बनने से लेकर जनन तक की नहीं, शिशु जन्म तक की, शिशु जनन नहीं, शिशु जन्म, जन्म अपन ने जनन लिख रखा, जन्म तक की संपूर्ण, जन्म तक की क्रिया क्या कहलाती है, भ्रूण की कहलाती है। या अंडाणु के निषेचन से लेकर शिशु जन्म तक की संपूर्ण क्रिया को क्या कहा जाता है, इसे भ्रूणकी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये गुरुजी ने आपको पढ़ाया था, मैं उसी टॉपिक को दोबारा से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें बताया फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, भ्रूणकी के जनक अरस्तु, आधुनिक भ्रूणकी के जनक वॉन वेयर, सही लिखा रखा है गुरुजी ने। इसका मतलब दोनों लाइनें आपको टिक करनी है, जो पढ़ना है बस उसको टिक करना है। भ्रूणकी के जनक कौन, आधुनिक भ्रूणकी के जनक कौन। ठीक, अगली बात कर रहे हैं कि जनन 3 प्रकार का होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है बच्चों, कायिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, शब्दों के होने के समझने की कोशिश करना। हमारे शरीर की बात करें, हमारे शरीर में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। एक कोशिका वो होती है साहब जो कि ना क्या देह की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है, और एक कोशिका वो होती है जो कि हमारे जनन के लिए उत्तरदायी होती है। जो देह अर्थात शरीर की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है, हाथ पैर पेट पीठ, इनकी कोशिकाएं, ये सब कौन सी होती है, कायिक कोशिकाएं कहलाती। क्या कहलाती हैं, अगर इनके द्वारा कोई संतान पैदा हो जाए तो इसे कहते हैं कायिक जनन। और पादप में कायिक भाग कौन से होते हैं, जड़ तना पत्ती। तो पादप के अंदर बात करें तो जड़ तना पत्ती के द्वारा अगर जनन की क्रिया संपन्न होती है तो इसे कहते हैं कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, और दूसरा होता है अलैंगिक जनन, ऐसा जनन जिसमें, सुनना, ऐसा जनन जिसमें
सजीव के निर्माण में निषेचन की क्रिया नहीं पाई जाती। कौन सा नहीं पाई जाती हो? निषेचन, अर्थात शुक्राणु अंडाणु का मिलन ना होता हो या शुक्राणु अंडाणु का निर्माण ही नहीं होता हो, ऐसा जनन क्या कहलाता है? अलैंगिक जनन कहलाता है। ऐसा जनन जिसमें ने क्या है कि दो प्रकार के जनकों की आवश्यकता पड़ती हो, उसे क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। अब आपको समझने की कोशिश करनी है, गुरुजी ने तो लिखाया था, लेकिन फिर भी मैं आपको ना एक थोड़ा सा एक आउटलाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या समझाऊंगा बेटा? एक थोड़ा सा आउटलाइन समझाऊंगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं। सुनो मेरी बात, जितने बच्चे बैठे हुए हैं आप तो नया ही पन्ना खोल लो, साफ सी बात है, लास्ट का गुरुजी ने पढ़ाया, ठीक है, आप तो यहाँ से लिख लो, सीधा लिखो प्रजनन। प्रजनन मैं टू द पॉइंट लिखा दूंगा तो आपको ना कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रजनन, सुने भैया जी, प्रजनन किसे कहते हैं? लिखो सजीवों में लक्षणों में समान संतति उत्पन्न करने का गुण, सजीवों में लक्षणों में समान संतति उत्पन्न करने का गुण प्रजनन कहलाता है। प्रजनन कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों, सीधी सी बात है, हम रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का था? 3 प्रकार का, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। देखा जाए तो कायिक जनन एक प्रकार का अलैंगिक जनन ही है। कायिक जनन क्या है? एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, बस उसमें कायिक भागों का उपयोग किया जाता है। तो मैं आपके सामने क्या 2 जनन की बात करूंगा, केवल कितने की बात करूंगा? 2 जनन। होता तो 3 प्रकार का है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा 2 प्रकार के, ठीक। एक शब्द आएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं सारे समझदार हैं, और सभी समझदार बच्चे हैं। उन समझदारों से ना कि मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या नाम भैया जी अपना? अंकुश कुमार। अंकुश से मैं पूछना चाहता हूँ थोड़ा सा। अंकुश, तुझे ना कि यहाँ कुछ लिखा दिखाई दे रहा है क्या? बोर्ड पे दिख रहा है क्या? हाँ, इसमें तुझे कुछ लिखा दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है क्या? क्या है ये? सेक्स। शब्दों की मर्यादा में बात करूंगा। सेक्स का मतलब क्या होता है? हाँ, सेक्स का मतलब क्या है? हाँ, कुछ पता है क्या? जैसे मैंने इसके बारे में पूछा कि ये क्या लिखा है, बोला सेक्स, और मैंने पूछा सेक्स का मतलब क्या है, तो अभिषेक कुमार छारेड़ा से उसके मन में क्या है, कुछ पिक्चर चलने लग गई। अंकुश कुमार फ्रॉम करौली से मैंने पूछा तो इनके मन में क्या था, इन्होंने अपने एक जबान से कहने की कोशिश करी, नर और मादा के मध्य और तुम्हारा सत्यानाश हो। इसका मतलब वो नहीं जो तुम समझते हो, तुमको तो बर्बाद कर दिया इंटरनेट ने। इसका मतलब, मेरी बात समझे, इसका मतलब वो नहीं जो तुम समझ रहे हो। इसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब होता है लिंग। क्या होता है? अभी आपने बच्चों जेट का फॉर्म भरा था, और जब जेट का फॉर्म भरा था ना, तब आपने ना क्या है कि उस फॉर्म में एक ना क्या है कि कॉलम आया था सेक्स। तो जब सेक्स आते ही तो क्या तुम्हारे मन में पिक्चर चलने लग गई थी क्या? फिर उसमें क्या था, सेक्स में लिखा था M/F, और आपने ना कि एक बड़ी सहूलियत से, बहुत सोच समझ के, बड़े जाने पहचाने तरीके से उसमें टिक किया था कि तुम M हो या F हो। इसका मतलब समझ गया मेरी बात?
सेक्स का मतलब क्या होता है? सेक्स का मतलब लिंग, सही है, सेक्स का मतलब क्या है? लिंग। तो सीधी सी बात है, ऐसा जनन जिसमें लिंगों का उपयोग किया जाता हो क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन कहलाता है। लिंग कितने होते हैं? 2। इसमें कोई शर्म थोड़ी है, लिंग होते हैं 2। कौन कौन से होते हैं जरा देख लो। एक होता है नर का लिंग, एक होता है मादा का लिंग। समझ में आ गया? 0 पर अगर इस तरीके से ऊपर तीर लगाओ ना, इसका तो नर है वो, और 0 के नीचे से प्लस लगाओ ना, तो इसका मतलब क्या है? मादा है। समझ गए मेरी बात को? क्लियर कट बात समझना। अब आप समझें, लिंग कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। इसका मतलब एक तो कौन हो गया? नर, और एक कौन हो गया? मादा। और बच्चों यही दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? संतति का उत्पादन करेंगे। इसका मतलब उत्पादन करने वाला कहलाता है जनक। क्या कहलाता है? तो मैं ऊपर लिख दूं क्या? जनक। तो जनक कितने चाहिए इसके अंदर? 2। कौन से? नर जनक पिता और मादा जनक माता। पूरी बात नहीं हुई है। अगली बात, अरे हमें नर पिता से क्या मतलब है यार? हमें कोई माता से मतलब है क्या? क्या ये पूरा पिता जनन में भाग ले रहा था क्या? नहीं। हमें नर के शरीर से कोई मतलब नहीं है, नर के शरीर में पाए जाने वाले एक विशेष अंग से मतलब है। बच्चा ने क्या है कि बड़े आनंद ले रहा है। और मादा के शरीर में पाए जाने वाले विशेष अंग से मतलब है। बच्चा तुम्हारी सोच फिर गलत है, क्योंकि तुम तो है ना क्या है कि नर के शरीर में पाए जाने वाले अंग किसकी बात करोगे? शेषन की बात करोगे, और मादा में पाए जाने वाले अंग योनि की बात करोगे। हाँ, ये तो बकवास है। हमें है ना क्या है कि वास्तव में किससे मतलब है? नर के शरीर में पाए जाने वाले विशेष अंग वृषण से मतलब है, और मादा में किससे मतलब है? अंडाशय से। इसका मतलब नर से मतलब नहीं है, नर के वृषण से मतलब है हमको, नर के वृषण से और मादा के अंडाशय से। और बच्चों बात पूरी होने दो यार। देखो तुम ऐसे काँव काँव करोगे तो फिर मतलब ही नहीं आएगा। वृषण अंडाशय, वृषण अंडाशय बेटा क्या कहते हैं? जनद। क्या कहते हैं इनको? जनद। आप समझने की कोशिश करना। एक को तो मैंने लिखा था जनक, और इसे कहते हैं जनद। इसको क्या हो रहा है? जनद। तो ऐसा जनन जिसमें नर के जनद वृषण तथा मादा के जनद अंडाशय की आवश्यकता हो, ऐसा जनन क्या कहलाता है? लैंगिक। अरे हमें पूरे वृषण से क्या मतलब है? हमें वृषण में पाई जाने वाली एक छोटी सी संरचना से मतलब है। क्या होती है? शुक्राणु। और पूरे अंडाशय में पाई जाने वाली विशेष संरचना क्या होती है? सॉरी, शुक्राणु। और मादा में क्या होती है? अंडाणु। इसका मतलब हमें वृषण से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो वृषण में बनने वाले एक विशेष संरचना से मतलब, जिसे कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं इसको? शुक्राणु कहते हैं। अरे यार ये भी अपने मर्जी से चलता है। तुम्हारा बैच पूरा होते ही सबसे पहले तो मैं इसको है क्या है कि अपडेट करूंगा। ये भी है ना क्या है कि आजकल गलत काम करने लग गया। ठीक। और बच्चों शुक्राणु और अंडाणु की बात करें तो विनु, इन्हें पता क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं क्या? युग्मक। क्या कहते हैं? युग्मक। अब आप सुनो कि ऐसा जनन जिसमें संतान पैदा करने के लिए 2 जनक, नर और मादा, जनकों के जनद वृषण अंडाशय, जनदों में युग्मक शुक्राणु और अंडाणु की आवश्यकता होती है। बच्चों जरा समझना, ये वृषण कैसा है? अरे ये वृषण कैसा है? 2n। अंडाशय कैसा है? लेकिन शुक्राणु कैसा है? अंडाणु कैसा है? इसका मतलब पक्की बात है, शुक्राणु अंडाणु n है। तो आपको विशेष बात याद रखनी है क्या कि साहब यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या पूरी हो रही है, आधी हो रही है? आधी। इसलिए जब संख्या आधी हो रही है तो ऐसी कंडीशन में क्या फोन चला रही है क्या? तो आधी हो रही, तो बताओ यहाँ कौन सा विभाजन होएगा? समसूत्री अर्धसूत्री। तो यहाँ कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्रण। और यहाँ पर भी क्या होगा? अर्धसूत्रण। चलो भैया अब आगे चलें। हम अब बात कर रहे हैं हमारी आगे की।
अब शुक्राणु अंडाणु बन गए तो पक्की बात है ये एन और एन आपस में मिलेंगे और मिलने की क्रिया कहलाएगी निषेचन। क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाएगी। और निषेचन के दौरान एक नया सदस्य तैयार होगा, एक नई कोशिका तैयार होगी, इसे कहते हैं युग्मनज। नाम सुना है क्या? युग्मनज कैसा होगा? 2n। कैसा होगा? 2n। और युग्मनज से फिर क्या होगा? इसका होगा परिवर्धन, और परिवर्धन के पश्चात क्या होगा? एक शिशु का निर्माण हो जाएगा। सही है। अब देखो परिभाषा एक सांस में लिख रहा हूँ। लैंगिक जनन की परिभाषा याद हो जाएगी कैसे कि ऐसा जनन जिसमें संतान उत्पत्ति के लिए दो जनकों की अर्थात नर व मादा की आवश्यकता पड़ती हो। जनकों के जनदों में वृषण तथा अंडाशय की आवश्यकता पड़ती हो। जनदों में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया संपन्न होती हो, अर्थात शुक्राणु अंडाणु का निर्माण होता हो। युग्मक बनने के पश्चात युग्मकों में निषेचन की क्रिया आवश्यक रूप से पाई जाती हो और उत्पन्न संतति क्या होती? लक्षणों में समान होगी या भिन्न होगी? अरे काय की समान होगी? भिन्न, पैतृक से भिन्न होगी। अब एक बार समझने की कोशिश करें। आज मान लीजिए मेरे दो बच्चे हैं, मैं तो मेरी से बात करके चल रहा हूँ। अब दो बच्चों में से कोई एक बच्चा है, अब उसकी क्या है? लक्षण तो बिल्कुल मेरे से मिलते हैं, बिल्कुल मेरे से डिट्टो, और उसके यानी कि शक्ल सूरत उसकी मम्मी से मिलती है। एक बच्चा ऐसा है साहब जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल मेरे से मिलती है और लक्षण अपनी मम्मी जैसे मिलते हैं। मैं पूछता बेटा किसका बेटा है? मम्मी का। अरे तेरे चांटा देने की इच्छा करते मम्मी का। हाँ, और दूसरे से पूछे तू किसका बेटा है, तो उसको पता है कि साहब ने क्या है कि मम्मी से तो कुछ मिलेगा नहीं, पापा पूछ रहे हैं तो बोला पापा का। मतलब चल 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 बेटा तेरे को आइसक्रीम खिलाने चलता हूँ। और दोनों के दोनों ऐसे हैं, अगर सो जाए ना हम दोनों के दोनों, हालांकि ना क्या है तो वो छोटा ही अभी लगभग है ना क्या 13 साढ़े 13 साल 14 साल का मान लीजिए, लेकिन है ना क्या है कि हाइट के हिसाब से ठीक हो गया। और दूर से अगर है ना क्या है कि गलती से ना क्या है कि दोनों पीठ के बल सो रहे हैं और फोटो खींच ले तो ये नहीं पता चलता पापा कौन और बेटा कौन है। हाँ, मेरी तरह ऐसा मोटा सा हो रहा है, थुल सा हो रहा है, उसके पेट पे ऐसे हाथ लगाते हैं, बड़ा गुदगुदा सा लगता है। हाँ, आप समझना क्यों? लक्षण मेरे से। और शक्ल सूरत किसकी जैसी है? अपनी मम्मी जैसी। दूसरे की बात करें, वो डिट्टो उसको खड़ा कर दो तो ऐसे लगता है साहब ने क्या ये अपने पापा की कॉपी आया है, और लक्षण अपनी मम्मी जैसे आएंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसका मतलब आप बताओ साहब बना क्या है कि उस संतान में दो जनकों के लक्षण आ गए। किसके आ गए? दो जनकों के। अब आप देखो साहब सीधी सी बात समझना, बड़े वाले बच्चे की बात करें, शक्ल सूरत तो मेरे जैसी मिल रही है, लक्षण अपनी मम्मी जैसी। इतने कंजूस है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बैग फट गया है, नए साल के अंदर कॉलेज स्कूल जाता है। आजकल का जनरेशन क्या है, नए बच्चा जब स्कूल में जाता है ना तो उसको नए जूते, नई ड्रेस, नया बैग चाहिए। और मेरा वाला क्या कहता है, बड़ा वाला, अरे काहे को पैसे खर्च करती हो, 200 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये के काम ही आएंगे, चल रहा है जब तक चल रहा है। और तेरा भला होए। क्यों? कारण क्या है? कारण ये कि आधे लक्षण उसके किसके आए? माँ के आए। और है ना शक्ल सूरत किसकी आ गई? मेरी आ गई। इसका मतलब आप समझने की कोशिश करना। बताओ वो हम मेरे से समानता दर्शाएगा क्या? 100% नहीं दिखाएगा। वो अपनी माँ से समानता दर्शाएगा क्या? नहीं दिखाएगा। अब ऐसी कंडीशन के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर क्या हुआ? नए लक्षण पैदा हो गए। और नए लक्षण पैदा हो गए तो इसका मतलब है क्या है कि अपने माँ बाप से क्या करेंगे? भिन्नता दर्शाने की कोशिश करेंगे। तो लक्ष्मी कुमारी, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति कभी भी लक्षणों में अपने माँ बाप से समानता नहीं दर्शाती। लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति हमेशा अपने माँ बाप से भिन्नता दर्शाने की कोशिश करती। सही है? चलो भैया, नाम से पता चल रहा असेक्सुअल, जिसमें सेक्स का कोई लेना देना नहीं है। लो साहब, जिसमें सेक्स का कोई लेना देना नहीं है। सुन लें, इसका मतलब ये कि इसमें जनक की बात करें तो जनक कौन होगा? इसमें जनक नर या मादा दोनों में से कोई एक होगा। बताओ इसके जनदों की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी। बताओ क्या इसमें युग्मक बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। क्या इसमें निषेचन होगा क्या? नहीं होगा। अब आप बताओ इसमें जो विभाजन होगा कौन सा होगा? समसूत्रण।
और जो संतान है युग्मनज बनेगा, नहीं बना। और जो संतान पैदा हुई वो संतान लक्षणों में कैसी होगी, ये सब समानता दर्शाएगी। क्या दिखाएगी आपस में, ये सब समानता दर्शाएंगी आपस में। लक्षणों में समान संतति पैदा हुई है और लक्षणों में समान संततियों का समूह क्या कहलाता है, क्लोन कहलाता है। क्या कहलाएगा, और क्लोन की एक इकाई क्या कहलाती है, रैमेट के नाम से जानी जाती है। समझ गए मेरी बात। तो अब आपके सामने सारी बातें क्लियर हो गई। सुनो, ऐसा जनन जिसमें संतान उत्पत्ति के लिए दो जनकों की आवश्यकता हो कहलाता है, अरे क्या कहलाएगा, लैंगिक जनन। ऐसा जनन जिसमें अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया पाई जाती हो क्या कहलाएगा। ऐसा जनन जिसमें निषेचन की क्रिया उपस्थित पाई जाती हो क्या कहलाएगा। ऐसा जनन जिसमें उत्पन्न संतति लक्षणों में अपने पैतृकों से भिन्नता दर्शाती हो क्या कहलाएगा। ऐसा जनन जिसमें समानता दर्शाई जाती हो क्या कहलाएगा, अलैंगिक जनन। ऐसा जनन जिसमें समसूत्री विभाजन की क्रिया संपन्न पाई जाती हो। ऐसा जनन जिसमें नर और मादा के निर्माण, जिसमें संतति के निर्माण के लिए किसी एक जनक नर या मादा से ही काम चल जाता हो क्या कहलाएगा। हाँ भैया जी सुने, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों का समूह क्या कहलाता है, क्लोन। क्या क्लोनिंग की क्रिया लैंगिक जनन पर आधारित है क्या, अरे हाँ या ना। क्या क्लोनिंग की क्रिया अर्धसूत्री विभाजन पर आधारित है क्या, क्लोनिंग की क्रिया समसूत्री पर आधारित है क्या। अब प्रश्न नंबर 1, क्या लैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों के समूह को क्लोन कहा जाना उचित होगा। क्या अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा उत्पन्न संततियों को क्लोन कहा जाना उचित होगा। क्या निषेचन से उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाना उचित होगा। क्या दो जनकों से उत्पन्न संततियां क्लोन कहलाएंगी क्या समसूत्री विभाजन से उत्पन्न संतति क्लोन कहलाएगी क्या अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति क्लोन कहलाएगी क्या। क्लोनिंग कौन से विभाजन का उत्पाद है, समसूत्रण। क्लोनिंग कौन से जनन का उत्पाद है, समझ में आ गए सबन के, फटाफट छाप ले जैसा लिखा अपन ने।
हो गया बच्चों? फटाफट हाथ चलाएं बेटा। अपना नाम क्या बेटा? हाँ जीतू। ये बता, लैंगिक जनन अच्छा है अलैंगिक जनन अच्छा है? लैंगिक अच्छा है। हाँ, अरे लैंगिक अच्छा है। लैंगिक अच्छा इसलिए है कि साहब सीधी सीधी सी बात है, लैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों में 2 जनकों के लक्षण आ गए, इसलिए ये संतान अपने आप को किसी नए आवास में ज़्यादा स्थापित करने की क्षमता रखती है विद रेस्पेक्ट इसके। समझ गए मेरी बात? तो कभी तुमसे पूछा जाए कि कौन से जनन अच्छा है? लैंगिक। क्यों? लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति लक्षणों में दोनों जनकों के लक्षणों को रख के चलती है, इसलिए ज़्यादा दक्ष होती है, ज़्यादा स्थिर होती है, ज़्यादा सक्षम होती है। समझ में आ गया? तो कौन से जनन की बात करें कभी भी करें तो लैंगिक की। बहुत अच्छा आदमी है, तो नोट डाल के लिखो इसके अंदर। लिखो, पहला ही काम की लाइन आ रही है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों के समूह को अलैंगिक जनन से उत्पन्न संततियों के समूह को क्लोन कहा जाता है। जो कि लक्षणों में समान होती है, जो कि लक्षणों में समान होते हैं या होती है, जो कि लक्षणों में समान होती है। अगली बात लिखें, नेक्स्ट बिंदु। क्लोन की एकल इकाई रैमेट कहलाती है। क्लोन की एकल इकाई रैमेट कहलाती है, RAMET। क्लोन की एकल इकाई रैमेट कहलाती है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत थोड़ी ही है। लिखो श्रेष्ठ जनन। अरे अगली लाइन लिखो, श्रेष्ठ जनन कौन सा? लैंगिक। श्रेष्ठ जनन कौन सा? लैंगिक। क्योंकि इस जनन में उत्पन्न संतति 2 जनकों के लक्षण वाली होती है। उत्पन्न संतति 2 जनकों के लक्षण वाली होती है। ठीक है, चल जाएगा। हेडिंग डालें, जंतुओं में जनन। पहले हम बात करेंगे जंतुओं में जनन, फिर हम बात करेंगे पादपों में जनन। 2 घंटे आज लगेंगे पूरे। जंतुओं में जनन और पादपों में जनन। बच्चों पहले हेडिंग डालेंगे जंतुओं में जनन। अब पहला हेडिंग डालेंगे जंतुओं में जनन में डालो पहले अलैंगिक जनन। जंतुओं में जनन की बात करें तो पहले लिखो अलैंगिक जनन। जंतुओं में जनन की बात कर रहे हैं तो उसमें से पहला क्या आ गया? अलैंगिक जनन। जंतु में अलैंगिक जनन कैसे होता है? सभी बच्चे ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पिछली साल आया था एक। हालांकि दे तो रखा मानव जनन तंत्र, लेकिन क्वेश्चन उसने पूछा था किससे? पैरामीशियम से। अब क्या आता है तो पहला लिखेंगे इसके अंदर अलैंगिक जनन, है ना? उसमें डालो अलैंगिक जनन में लिखो अलैंगिक जनन की क्रिया जंतुओं में, अलैंगिक जनन की क्रिया जंतुओं में निम्न विधि के द्वारा पूर्ण होती है। निम्न विधि के द्वारा पूर्ण होती है।
केवल नाम ही लिखा दूं क्या? हाँ सुनो, पहले सुनना। देखो मैं आपके सामने टेबल बना रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पहला द्विखंडन, द्विखंडन। आप सुने, द्विखंडन किन में होता है, कैसे होता है, आपको समझने की कोशिश करनी है। मैं आपको नहीं केवल डायग्राम के तौर पे दिखाऊंगा, लिखाऊंगा कुछ नहीं। द्विखंडन का मतलब क्या है कि जिसमें कोई सजीव दो खंडों में टूट जाता हो। एक चौक थी, दो भागों में टूट गई, द्विखंडन हो गया। समझ गए? तो द्विखंडन कहाँ होता है, कैसे होता है, तो सुनेंगे। द्विखंडन की क्रिया अमीबा में मिलती है, पैरामीशियम में मिलती है, यूग्लिना में भी मिलती है, प्लेनेरिया में भी मिलती है। लेकिन कहाँ कहाँ होती है, कैसे कैसे होता है, तो पहले सुनना मेरी बात। पहला है अनियमित, लिखना नहीं है आपको, अनियमित द्विखंडन या द्विविभाजन, एक ही बात है। इसे क्या कहते हैं? द्विविभाजन। दूसरा आता है इसके अंदर क्या? लंबवत द्विखंडन या द्विविभाजन। एक होता है अनुप्रस्थ द्विखंडन या द्विविभाजन। किसकी बात कर रहे हैं? एक होता है अनियमित, एक होता है लंबवत, एक होता है अनुप्रस्थ। ठीक है। लंबवत का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात सुनना, लंबवत का मतलब है यहां पर क्या? लेटा हुआ, खड़ा। लंबवत का मतलब क्या? खड़ा। अनुप्रस्थ का मतलब क्या? लेटा हुआ। एक तो है इसमें खड़ा विभाजन, एक है लेटा विभाजन। कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये जो विभाजन होता है, ये विभाजन तो पाया जाता है अमीबा में। कहाँ मिलेगा? अमीबा में। और ये जो विभाजन होता है, ये कहाँ मिलेगा? लंबवत विभाजन मिलता है आपके यूग्लिना में। किसमें मिलेगा? यूग्लिना में। और इससे ना क्या है कि विभाजन की बात करिए, किसमें मिलेगा? ये मिलेगा आपके पैरामीशियम में, पैरामीशियम व प्लेनेरिया में। ठीक। इस लंबवत को अनुलंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अनुलंब। मैं इसको ऐसे लिख दूं, ज़्यादा अच्छा है क्या? इस खड़े की जगह पे मैं लिख देता हूं इसको अनुलंब। आवाज़ नहीं, इसे क्या लिख रहा हूं? अनुलंब, लॉन्गिट्यूडनली। ये क्वेश्चन आया था अभी पीछे, पिछले से पिछली साल, पिछले से पिछली साल आया था। क्या आया था? मैंने क्या लिखाया था? द्विखंडन की क्रिया पाई जाती है अमीबा में, यूग्लिना में, पैरामीशियम में, प्लेनेरिया में। अपन ने चारों एग्जाम्पल लिखाए, लेकिन पेपर बनाने वाले ने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया। उसने क्या पूछा कि लंबवत द्विविभाजन की क्रिया पाई जाती है। छोरा फेल हो गया। क्यों? होना ही है, उसको पता थोड़ी है। अब सुनो, मैं फिर भी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। ये मेरे पास अमीबा है, मैं देखो डायग्राम से समझा रहा हूँ दोनों तीनों चीज़ों को। ये मेरे पास अमीबा है, इस अमीबा में केंद्रक है, इसमें खांच बनी। खांच ऐसे ही बन सकती है, ऐसे ही बन सकती है, ऐसे ही बन सकती है। और पता चला क्या? इसमें खांच बनना शुरू हुई इस अमीबा में। खांच कैसे बन रही है? खांच ऐसे बन रही है, इस तरीके तिरछी। और धीरे 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 क्या हुआ? ये अमीबा इस तरीके से ऐसे खांच बनने से क्या हुआ? ऐसे बटने लग गया। और लास्ट में ये ऐसे दो अमीबा में बदल गया। समझ गए? अब बताओ खांच कैसी बन रही है? तिरछी बन रही है। कोई निश्चित है क्या? नहीं। एक होता है लंबवत, इसमें क्या होता है? ये मेरे पास होता है यूग्लिना, इस तरीके से। इस यूग्लिना में क्या होता है? इस प्रकार से ना कि खांच बनती है ऐसे, देखो इस तरीके से, ऐसे। और ये खांच बढ़ती चली जाती है। और लास्ट में क्या होता है? लास्ट में दो यूग्लिना इस तरीके से बनके तैयार हो जाते हैं। सही है? अब बताओ कैसे भी खांच, इसमें खड़ी खांच बनी। एक होता है पैरामीशियम की बात करें या प्लेनेरिया की बात करें। पैरामीशियम इस प्रकार का एक जंतु होता है जिसे स्लीपर वर्म या चक्पलकृमि कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें खांच कैसे बनती है? लेटी हुई बनती है। तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाती है, आपके सामने देखो, इस तरीके से।
और ये खांच ऐसे भीतर की तरफ चली जाएगी और लास्ट में क्या होता है, 2 पैरामीशियम इस तरीके से बनके तैयार हो जाते हैं। समझ में आ गया? अरे कुछ समझ रहे हो क्या? जब खांच बने अनियमित तो अनियमित विभाजन अमीबा में, खांच बने कैसे, खड़ी तो यूग्लिना, और खांच बने लेटी तो क्या, पैरामीशियम और प्लेनेरिया। समझ में आ गया सभी के? अरे चल जाएगा। तो ये अपन को थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्या याद रखना है? इन पूरी चीज़ों को ऐसे कैसे याद रखना है, तो लिखो साहब जैसे मैंने लिखा है। अनियमित द्विविभाजन अमीबा, लंबवत द्विविभाजन यूग्लिना, लंबवत ऑब्लिक अनुलंब, ऐसे लिखना, लंबवत ऑब्लिक अनुलंब यूग्लिना, चले भैया जी, चलो हाथ चलाओ तेज।